हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 6 दिसंबर 2025 सैटरडे यानी शनिवार का दिन और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज लेकर मैं शांतनु सनवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के न्यूज़पेपर पर चलें उससे पहले मैं आपको ये फिर से बताना चाहूँगा कि आप में से जो भी लोग हमारे साथ आंसर राइटिंग प्रोग्राम में जुड़ना चाहते हैं 2026 और 27 के लिए, आप लोग एनरोल कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा या फिर आप हमारे ऐप या वेबसाइट के थ्रू जाके भी एनरोल कर सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी है तो यहाँ पर जो व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ में एनरोल करना चाहें तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। जनरल स्टडीज़ करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ आपको यहाँ पर मिलती है ओनली एट 599 रुपीज़। तो अगर आप चाहें तो इसमें भी एनरोल कर सकते हैं। और सी सेट में अगर आप लाइव हमसे पढ़ना चाहते हैं तो इसका भी ऑप्शन अवेलेबल है। ओनली एट 1299 रुपीज़ में आप हमारे साथ लाइव जो है वो जुड़ सकते हैं। ठीक है। और 49 रुपीज़ पे करके आप लोग इस जो बैच है इसका ट्रायल भी ले सकते हैं। उसके लिए आपको ये जो QR कोड और UPI ID दी गई है यहाँ पर 49 रुपीज़ पे करने हैं। उसके बाद आपको एक टेलीग्राम ग्रुप में ऐड किया जाएगा, वहाँ से आप इन ट्रायल क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आप सेटिस्फाइड होते हैं तो आप रिमेनिंग अमाउंट पे करके फिर फुल बैच में भी एनरोल कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग जो है वो आज के न्यूज़पेपर पर चलते हैं और आज के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था कि रशिया के राष्ट्रपति जो हैं व्लादिमीर पुतिन, वो अपनी 2 दिवसीय भारत की यात्रा पर हैं। और कल जो है वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ इनकी बातचीत हुई है। ठीक है। 16 टोटल पैक्ट्स जो हैं वो साइन किए गए हैं, लेबर मोबिलिटी को लेकर, न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर, ट्रेड और डिफेंस को लेकर। ठीक है। इसमें कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा खास नहीं है जो मतलब अलग से स्पेसिफिकली हमें पढ़ना हो। ठीक है। तो इतना आप जान सकते हैं बस। बाकी यहाँ पर एक और खबर है जो कल मैंने आप लोगों को बताया था कि RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक या मीटिंग होने वाली है। और उसमें RBI ने यहाँ पर ये फैसला लिया है कि जो रेपो रेट होता है, ठीक है, रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट्स की कमी करते हुए, कटौती करते हुए 5.25% जो है वो रेपो रेट रखा है। ठीक है। और RBI के जो गवर्नर हैं उनका कहना है कि ये एक गोल्डीलॉक्स फेज या गोल्डीलॉक्स पीरियड चल रहा है। बेसिकली गोल्डीलॉक्स फेज या गोल्डीलॉक्स पीरियड अगर इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी हम बात करें तो इसका मतलब होता है एक इकोनॉमी का एक ऐसा फेज, अर्थव्यवस्था का एक ऐसा दौर जब ग्रोथ काफ़ी स्टेबल लग रही हो, है ना, महंगाई काफ़ी कम हो और आप कह सकते हैं कि मतलब सब कुछ अच्छा चल रहा हो। जैसे इसको ये कहा जाता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा हो, दैट इज़ कॉल्ड अ गोल्डीलॉक्स फेज। तो उसी को यहाँ पर इन्होंने ऐसे पीरियड बताया है। ठीक है। बाकी इसमें यहाँ पर ऐसा सच कुछ और ख़ास नहीं है। एक्सप्लेन पेज पर चलते हैं, वहाँ पर एक दो आर्टिकल्स जो हैं वो हमें देखने हैं, तो उनको देखते हैं। ठीक है। ये देखिए यहाँ पर दो आर्टिकल्स की हम लोग बात करेंगे। एक तो बेसिकली आप कह सकते हैं डिफेंस से रिलेटेड आर्टिकल है कि DRDO ने एक रिसेंट यहाँ पर फाइटर पायलट इजेक्शन टेस्ट किया है, तो उसकी बात करेंगे। ठीक है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ ही दिनों पहले ट्यूसडे को एक सक्सेसफुल टेस्ट किया है, दैट इज़ हाई स्पीड रॉकेट स्लेड टेस्ट ऑफ अ फाइटर एयरक्राफ्ट एस्केप सिस्टम एट कंट्रोल्ड वेलोसिटी। ठीक है। फाइटर एयरक्राफ्ट एस्केप सिस्टम का मतलब है कि मान लीजिए कोई फाइटर एयरक्राफ्ट है ना, कोई फाइटर जेट है, वो हवा में उड़ रहा है और उस दौरान अगर उसमें कोई भी कुछ इशू आते हैं, ठीक है, कोई भी टेक्निकल इश्यूज आते हैं, तो उस समय अगर जो उसमें बैठा हुआ पायलट है अगर उसको वहाँ से निकलना है तो वो कैसे निकलेगा। ठीक है। पायलट को अगर इजेक्ट होना है वहाँ से तो वो कैसे निकलेगा, तो उसके लिए बेसिकली ये सिस्टम जो है वो टेस्ट यहाँ पर किया गया है। ठीक है। और ये जो टेक्निकल अचीवमेंट है कि इस तरीके का जो एस्केप सिस्टम है, एयरक्राफ्ट फाइटर एयरक्राफ्ट एस्केप सिस्टम, इसको हम लोग अपने देश में टेस्ट कर पाए हैं। तो ये जो हमने अचीवमेंट हासिल किया है ये इंडिया को कुछ ऐसे एलीट क्लब ऑफ नेशंस में रखता है जिनके पास इस तरीके की एडवांस्ड इन हाउस एस्केप सिस्टम टेस्टिंग कैपेबिलिटी है। अभी तक हमारे पास नहीं थी लेकिन अब हम लोगों ने ये डेवलप कर ली है। ठीक है। इस टेस्ट को जो है वो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की है और एक पब्लिक सेक्टर एंटिटी है दैट इज़ HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इनके साथ मिलके DRDO ने यह टेस्ट किया है।
और ये टेस्ट हुआ कहाँ पर है, दैट इज़ एट द रेल ट्रैक रॉकेट स्लेड फैसिलिटी ऑफ द टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लेबोरेटरी। ये बेसिकली एक डीआरडीओ की ही फैसिलिटी है चंडीगढ़ में, वहाँ पर ये टेस्ट किया गया है। ठीक है, अब रॉकेट स्लेड बेसिकली होता क्या है, देखो रॉकेट स्लेड एक ग्राउंड बेस्ड टेस्टिंग सिस्टम है which is propelled by rockets to climb to high speeds while moving on rail track, simulating the aerodynamic conditions of an aircraft in flight। यानी कि आपको पता है कि जैसे कोई खासकर फाइटर जेट है, वो हवा में बहुत तेज स्पीड में चलता है ना, हवा में बहुत तेज स्पीड में चलता है, तो उसी कंडीशन को सिमुलेट करने के लिए, ठीक है, यानी कि उसी जैसी सिचुएशंस बनाने के लिए, कंडीशंस बनाने के लिए यहाँ पर क्या होता है कि एक रॉकेट टाइप का आप कह सकते हैं सिस्टम होता है, उसको रेलवे की जो ट्रैक्स होती है उसके ऊपर दौड़ाया जाता है, और वो भी बहुत तेज स्पीड में। ठीक है, मतलब इतनी स्पीड आप मानिए कि जितनी स्पीड किसी भी फाइटर जेट की हवा में होती है ड्यूरिंग द रियल फ्लाइट, उतनी स्पीड में जो है इसको दौड़ाया जाता है, और तब उस जो है वो एस्केप सिस्टम को टेस्ट करते हैं। ठीक है, अब ये जो डुअल स्लेड सिस्टम है, दिस अलाउज द फोर बॉडी ऑफ एन एयरक्राफ्ट टू बी माउंटेड एंड टेस्टेड अंडर कंट्रोल्ड वेलोसिटीज। ठीक है, कि जो एयरक्राफ्ट की फोर बॉडी यानी कि जो आगे की बॉडी होती है उसको कंट्रोल्ड वेलोसिटीज में टेस्ट किया जाता है। ठीक है, रिसेंट टेस्ट में द सिस्टम विद द फोर बॉडी ऑफ एन इंडिजीनियस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ठीक है, जो हमारे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है उसकी फोर बॉडी को यहाँ पर, उसकी मतलब आगे की जो बॉडी है उसको इस्तेमाल किया गया, और उसको 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है वो रन कराया गया। ठीक है, फेज्ड फायरिंग ऑफ मल्टीपल सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट मोटर्स। ठीक है, सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट मोटर्स की मदद से ये जो इंडिजीनियस हमारा एलसीए है, दैट इज लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, उसकी फोर बॉडी को यहाँ पर टेस्ट किया इतने स्पीड पर, 800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर। ठीक है, अब इस सिस्टम को लेकर अगर हम चैलेंजेस की बात करें तो देखिए, जस्ट गिव मी अ मिनट। तो जो डायनेमिक इजेक्शन टेस्ट होते हैं ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं देन स्टैटिक टेस्ट। ठीक है, स्टैटिक टेस्ट मतलब जो ऐसे समय पर होते हैं जब या तो एयरक्राफ्ट रुका हुआ है या फिर जीरो एल्टीट्यूड एंड जीरो स्पीड पर है। ठीक है, तो उस समय पर तो आप इस तरीके के इजेक्शन टेस्ट, मतलब उससे अगर किसी जो पायलट वगैरह है उसको इजेक्ट करना है तो वो तो आसान काम है। ठीक है, लेकिन डायनेमिक इजेक्शन टेस्ट जो हैं वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, और दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड द ट्रू मेजर ऑफ इवेल्युएटिंग द पायलट्स एस्केप एड सच एज इजेक्शन सीट्स एंड कैनोपी सेवरेंस सिस्टम्स। ठीक है, बेसिकली ज़्यादा जो है वो, मतलब जो डायनेमिक टेस्ट होते हैं उनमें एक सही तरीके से हमें ये पता लगता है कि जो पायलट के एस्केप सिस्टम्स हैं या जो एस्केप करने के लिए जो उसमें एडिंग डिवाइसेस हैं, ठीक है, वो कितना सही तरीके से काम कर रहे हैं। ठीक है, उसमें बेसिकली दो चीज़ होती हैं। एक तो आपको पता होगा कि जो एयरक्राफ्ट होता है उसके ऊपर एक ग्लास का कॉकपिट टाइप होता है। ठीक है, फाइटर एयरक्राफ्ट की मैं बात कर रहा हूँ, उसके ऊपर एक ग्लास का कॉकपिट सा होता है। ठीक है, तो एक तो उस कॉकपिट को टूटना होता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ यह है कि जो
पायलट की जो सीट होती है, ठीक है, जिस सीट के ऊपर पायलट जो है वो बैठे होते हैं, वो ऐसा नहीं है कि वो कोई सीट से उठ के बाहर कूदते हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं है उसमें, ठीक है। क्योंकि जो भी उसमें कुछ इश्यूज आते हैं दे आर ऑल ऑफ अ सडन, ठीक है। और इतना टाइम नहीं होता कि आप सीट, क्योंकि वो सीट में खाली ऐसे बैठे थोड़ी होते हैं, वो पूरी बेल्ट वगैरह उनमें लगी होती है। तो ऐसा तो है नहीं वो बेल्ट खोलेंगे फिर वहाँ से बाहर कूदेंगे, इतना टाइम नहीं होता। तो उसमें बेसिकली होता क्या है कि जो पूरी की पूरी सीट है, वो पूरी की पूरी सीट उड़ के चली जाती है ऊपर। और वो सीट उड़ती कैसे है, उसके नीचे से कुछ रॉकेट्स लगे होते हैं, ठीक है। वो एक बिल्कुल रॉकेट की तरह सीट उड़ के जाती है ऊपर। वो जो ऊपर का कैनोपी है, जो शील्ड होती है ग्लास की, वो टूटती है, सीट पूरी ऊपर उठ के जाती है। और उसके बाद हवा में जाने के बाद वो जो पायलट है, उसका एक पैराशूट ओपन होता है और उस पैराशूट के थ्रू नीचे आते हैं, ठीक है। इसके लिए आप चाहें तो यूट्यूब पर वीडियो भी देख सकते हैं। आप चाहे इसी टेस्ट के बारे में देखिएगा, कहीं ना कहीं पर आपको जो है वो मिल जाएगा, है ना। तो वहाँ पर आप इसको समझ पाएंगे। मैं आपको यूट्यूब का वीडियो यहाँ पर नहीं दिखा सकता, क्योंकि उसमें कॉपीराइट का इशू होता है, बट आप एक बार उसको सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जो मॉडर्न इजेक्शन सीट्स हैं, मॉडर्न इजेक्शन सीट्स, वही मैंने बताया कि पूरी की पूरी सीट जो है वो उड़ जाती है। तो उसमें कॉम्बिनेशन होते हैं स्मॉल एक्सप्लोसिव कार्ट्रिजेस के, और कई सारे केसेस में रॉकेट मोटर्स का भी इस्तेमाल किया जाता है एयरक्राफ्ट से सीट को बाहर प्रोपेल करने के लिए, ठीक है। द इनिशियल एक्सप्लोसिव चार्ज फायर्स एंड लिफ्ट द सीट। तो जो इनिशियल एक्सप्लोसिव चार्ज होता है वो फायर करता है और वो पूरी की पूरी सीट को लिफ्ट करता है। और वहीं जो कैनोपी सेवरेंस है, वो मैंने आपको बताया कि जो एयरक्राफ्ट का कॉकपिट होता है, ठीक है, कॉकपिट कैनोपी जो ऊपर से मतलब एक ग्लास की शील्ड सी होती है, वो पूरी की पूरी टूटती है, तभी जो ये सीट है वो बाहर निकल पाती है, ठीक है। और फिर वो जो ये कैनोपी की ग्लास टूटती है, वो एक इजेक्शन सीट के लिए क्लियर पाथ बनाती है कि वो सीट जो है वो आराम से निकल सके। जैसे यहाँ पर भी आपको ये इमेज पे दिख रहा है, ये पूरी की पूरी जो शील्ड आपको दिख रही है कांच की, ये पूरी शील्ड ऊपर से होगी। जैसे यहाँ पर नीचे अभी तो ये आधी पोजीशन पर है कि जब ये जो पायलट है, मतलब यहाँ पर तो खैर उन्होंने डमी का यूज़ किया था, बट इन जनरल मतलब यूजुअल केसेस में यहाँ पर जो पायलट होगा वो जब ऊपर की तरफ को उठ रहा है, उससे पहले जब वो नीचे होगा तो ये पूरी की पूरी शील्ड इसके ऊपर से होगी। तो ये शील्ड जो है वो टूटेगी, ठीक है, ये कैनोपी इसको बोलते हैं, ये बेसिकली टूटेगी और फिर ये सीट जो है वो पूरी ऊपर उठेगी, ठीक है, अलॉन्ग विद द पायलट, ठीक है। तो इसकी सीक्वेंस वही है, मैंने आपको बताया कि पहले जो है वो कैनोपी रिमूव होगी या कैनोपी ब्रेक होगी, उसके बाद सीट फायरिंग होगी, सीट उठ के ऊपर जाएगी, फिर वो स्टेबलाइज होगा और फिर पैराशूट का डिप्लॉयमेंट होगा ताकि जो पायलट है वो सेफली एग्जिट कर सके, ठीक है। ये काफ़ी सेंसिटिव मैकेनिज्म होता है और पायलट का सर्वाइवल डिपेंड करता है टाइमिंग के ऊपर, ठीक है। बहुत ही प्रिसीशन इसमें होना चाहिए, क्योंकि मिली सेकेंड्स तक का भी अगर ऊपर नीचे हो गया, आगे पीछे गड़बड़ कुछ हो गई, तो पायलट की जान को खतरा भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है कि जब अगर स्पीड बहुत तेज़ है तो पायलट जो है वो भी एरोडायनेमिक फोर्सेस जो है वो एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है। इमरजेंसी इजेक्शंस कैन अकर अंडर वेरियस सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। अब इमरजेंसी जो इजेक्शंस हैं वो कई सारे कंडीशंस में हो सकते हैं, ठीक है। कभी एल्टीट्यूड कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है एयरक्राफ्ट का, मतलब कम हाइट पर हो सकता है, ज़्यादा हाइट पर हो सकता है, स्पीड भी उसकी कम ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। कभी हो सकता है कि ज़ीरो स्पीड पर हो, कभी हो सकता है कि सुपरसोनिक स्पीड पर हो, यानी कि साउंड से भी तेज़ स्पीड पर चल रहा हो, ठीक है। एयरक्राफ्ट के स्पिन के दौरान भी हो सकता है, क्योंकि आपने फाइटर जो जेट्स हैं वो देखा है कि वो सिर्फ ऐसे नहीं उड़ते हैं, वो ऐसे ऐसे हवा में कई सारे तरीके से मूवमेंट उनका रहता है, ठीक है। इवन इन्वर्टेड फ्लाइट भी हो सकती है, तो उस दौरान हर तरीके की कंडीशन में ये काम करना चाहिए, ठीक है। तो वही लिखा गया है कि सेफ्टी सिस्टम जो है वो परफेक्टली काम करना चाहिए हर कंडीशंस में, जिसकी वजह से ये जो टेस्टिंग है वो काफ़ी क्रिटिकल हो जाती है। हालांकि इस टेस्ट में जो है वो ह्यूमन लाइक टेस्ट डमीज़ का इस्तेमाल किया गया, ठीक है, जिनमें कुछ सेंसर्स और डिवाइसेस लगाए हुए थे, सो दैट कि वो जो पायलट की सेफ्टी के लिए फिजिकल स्ट्रेसेस हैं, है ना, मतलब पायलट की सेफ्टी को असेस करने के लिए जो भी फिजिकल स्ट्रेसेस उनको मेजर करने हो वो उसको कर सकते हैं, तो इसलिए उसमें डिवाइसेस और सेंसर्स वगैरह लगे थे। हालांकि जो टेस्ट किया गया उसमें मैंने आपको बताया कि कोई रियल ह्यूमन नहीं था, बल्कि डमीज़ का इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। सिमुलेटिंग द प्रोसेसेस सच एज इजेक्शन सीक्वेंसिंग एंड कंप्लीट एयर क्रू रिकवरी। तो इस पूरे के पूरे सिस्टम को सिमुलेट करने के लिए ये काम किया गया था, ठीक है। इसमें क्रिटिकल लोड्स जो है वो रिकॉर्ड किए गए, मोमेंट्स रिकॉर्ड किए गए, मोमेंट्स का मतलब है जो रोटेशनल फोर्स होता है, ठीक है, कितना रोटेशनल फोर्स उसमें लग रहा है वो सब मेजर किया गया। और एक्सेलरेशन दैट इजेक्टेड पायलट्स वुड एक्सपीरियंस, ठीक है, कि कितना एक्सेलरेशन जो है वो एक पायलट जो इजेक्ट हो रहा है वो एक्सपीरियंस करेंगे। तो उन सब चीज़ के लिए वो डिवाइस और सेंसर्स लगाए रखे थे ताकि इन सब चीज़ों को मेजर किया जा सके, ठीक है।
एंटायर सीक्वेंस को जो है वो कैप्चर किया गया थ्रू ऑन बोर्ड एंड ग्राउंड बेस्ड इमेजिंग सिस्टम्स। मतलब कैमराज वगैरह जो है वो ऑन बोर्ड भी थे, मतलब इस सिस्टम के ऊपर भी लगे हुए थे, और ग्राउंड बेस्ड इमेजिंग सिस्टम्स भी लगे हुए थे। ठीक है, इस टेस्ट को जो है वो इंडियन एयरफोर्स के ऑफिशियल्स और इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन इन्होंने ऑब्जर्व किया है। इसके बाद आगे बात करें तो द स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। ठीक है, अब ये जो सक्सेसफुल टेस्ट है इंडिया का खुद का इंडिजीनियस फाइटर एयरक्राफ्ट एस्केप सिस्टम, ये एक स्ट्रेटेजिक माइलस्टोन जो है वो साबित करता होता है। इससे एस्केप सिस्टम जो है वो अमंग द मोस्ट सेफ्टी क्रिटिकल कंपोनेंट्स है किसी भी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के, और इनकी रिलायबिलिटी जो है वो डायरेक्टली अफेक्ट करती है पायलट की सर्वाइबिलिटी ड्यूरिंग इमरजेंसीज को। अभी तक इंडिया जो है वो इस तरीके के टेस्ट इकोसिस्टम्स के लिए विदेशी के ऊपर जो है वो निर्भर हुआ करता था, ताकि वो अपने जो इजेक्शन मैकेनिज्म्स हैं उसको परफॉर्मेंस को एवेल्युएट कर सके। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जो इस तरीके के इंडिजीनियस टेस्ट लाए गए हैं, ये बेसिकली जितना टेस्ट अगर हम किसी विदेश में करवाते हैं तो जितना कॉस्ट वहाँ पर आती है उसकी 1/4 या 1/5 कॉस्ट आएगी, तो कॉस्ट इफेक्टिव भी ये सिस्टम रहेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ऑफिशियल्स का ये कहना है कि possessing an in-house dynamic ejection testing facility boost India's ability to design, certify and upgrade ejection systems for both current and future fighter platforms। ठीक है, कि इस तरीके की जो हमने खुद की टेस्टिंग फैसिलिटी डेवलप की है, इससे ये फ़ायदा होगा कि हम अभी जो हमारे करंट फाइटर प्लेटफॉर्म्स हैं वो, और जो आने वाले समय में होंगे, उनको हम आसानी से डिज़ाइन कर सकते हैं, सर्टिफाई कर सकते हैं और अपग्रेड भी कर सकते हैं। ठीक है, डीआरडीओ साइंटिस्ट का ये कहना है कि ये ओनली सिर्फ फॉरेन टेस्टिंग फैसिलिटीज़ के ऊपर हमारी निर्भरता को ही कम नहीं करेगा, बल्कि जो डेवलपमेंट साइकिल्स हैं उनको भी सिग्निफिकेंटली शॉर्ट करेगा। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, किसी नई चीज़ को अगर आप डेवलप कर रहे हैं तो आपने डेवलप किया, फिर आप उसकी टेस्टिंग करेंगे, उस टेस्टिंग में आपको जो कमियां मिलेंगी वो फिर आप उसको और बेटर बनाएंगे। तो वो सारी चीज़ें आप जो हैं, अगर अपने देश में इस तरीके की टेस्टिंग फैसिलिटी है तो वो सब चीज़ें आप जल्दी जल्दी कर सकते हैं, तो उससे डेवलपमेंट साइकिल जो है वो भी छोटी हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद the ability to simulate real world emergency conditions using instrumented anthropomorphic dummies provide India with valuable insights into pilot safety parameters such as loads, acceleration and impact forces। तो वही कह रहे हैं कि जो हमने यहाँ पर ये रियल वर्ल्ड की इमरजेंसी कंडीशंस को जो हमने सिमुलेट किया है इन डमीज़ का यूज़ करके, तो उनसे हम ये सारी चीज़ें जो हैं जो कि पायलट की सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, उन सब चीज़ों को हम मेजर कर पाए हैं। ठीक है, अब ये जो TBRL है, इसकी ये जो फैसिलिटी है RTRS, ये 2014 से है, जो मैंने आपको बताया जहाँ पर ये टेस्ट हुआ है एट चंडीगढ़। ठीक है, ये जो है वो डिफेंस और एरोस्पेस सिस्टम्स को सुपरसोनिक स्पीड्स यानी कि साउंड की स्पीड से तेज़ स्पीड में वो मेजर कर सकता है। यहाँ पर जो हमारा गगनयान है, ठीक है, गगनयान मतलब जो प्रपोज्ड प्रोजेक्ट है कि इंडिया का प्लान्ड क्रूड ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट, इसके लिए जो ड्रोग पैराशूट्स हैं उनको भी यहाँ पर टेस्ट किया गया था। ठीक है, इस टेस्ट में बेसिकली क्या था कि साइमल्टेनियस फायरिंग ऑफ 2 ड्रोग पैराशूट्स टू सिमुलेट डिप्लॉयमेंट एट द मैक्सिमम एंगल ऑफ अटैक ऑफ द क्रू मॉड्यूल ड्यूरिंग डिसेंट। ठीक है, एंगल ऑफ अटैक बेसिकली एक, आप कह सकते हैं, एक पैरामीटर होता है कि जैसे फ्लाइट अगर सीधे आगे की तरफ उसका डायरेक्शन है, और उसका जो मतलब फ्लाइट अगर सीधे आगे की तरफ को जा रही है, मतलब डायरेक्शन उसका ये है, ऐसे समझिए, डायरेक्शन अगर ये है और वो अगर फ्लाइट की जो नोज़ है वो इस डायरेक्शन में चल रही है ऐसे, ठीक है, तो ये वाला जो एंगल बनता है, दिस एंगल इज कॉल्ड एज अ एंगल ऑफ अटैक। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली इस वाले जो टेस्ट हुआ था गगनयान के ये पैराशूट्स को लेकर, इसमें बेसिकली वही है कि दोनों ड्रॉग पैराशूट्स को साइमल्टेनियसली फायर किया गया था टू सिमुलेट द डिप्लॉयमेंट एट द मैक्सिमम एंगल ऑफ अटैक, यानी कि जब एंगल ऑफ अटैक मैक्सिमम है तो वहाँ पर कैसे जो है वो डिप्लॉयमेंट होगा। ठीक है, और क्रू मॉड्यूल जो है वो कैसे उसके थ्रू डिसेंड करेगा, उसको यहाँ पर टेस्ट किया गया था। तो इस तरीके का टेस्ट यहाँ पर पहले भी हो चुका है, और अब यहाँ पर जो टेस्ट किया गया है वो भी काफ़ी सिग्निफिकेंट है। ठीक है, आई होप आप बात समझ गए। चलिए, तो उसको आप डिफेंस में ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर बात करें, इकोनॉमी को लेकर एक आर्टिकल है, हालांकि इसके बारे में हम लोग कल भी चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन फिर से हम देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है कि अमिड रुपीज़ फॉल हाउ इन्वेस्टर्स आर शनिंग द इकोनॉमी। ठीक है, एक तो रुपया गिर रहा है, मैंने आपको बताया, मैंने 90 के पार हो गया था, बट कल थोड़ा सा ऊपर आया है, 89.9 के आसपास कुछ है। ठीक है, तो कैसे जो इन्वेस्टर्स हैं वो इंडियन इकोनॉमी को शन कर रहे हैं, शन करने का मतलब होता है टू अवॉइड। ठीक है, देखो यहाँ पर ये लिखा है कि हाल ही के दिनों में इंडिया का रुपये का जो एक्सचेंज रेट है अगेंस्ट द डॉलर, वो सुर्खियां बटोर रहा है, मतलब वो चीज़ें जो है वो हेडलाइंस में चल रही हैं। मोर ऑफन देन नॉट
प्राइमरी रीजंस फॉर वीकनेस इन द एक्सचेंज रेट हैज़ बीन इंडियाज ट्रेड डेफिसिट, है ना, ये भी हमने बात की थी कि जो मुख्य कारण है, और भी कारण है, लेकिन जो मुख्य कारण है रुपये की गिरावट का, ठीक है, जो एक्सचेंज रेट में हमें देखने को मिल रहा है वीकनेस, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण बताया गया है ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट का मतलब वही है व्यापार घाटा, कि इंडिया जो है वो इंपोर्ट ज़्यादा कर रहा है कंपेयर टू इट्स एक्सपोर्ट, और इंडिया का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो, ठीक है। तो बेसिकली मोर मनी दैट इज रेड डॉलर्स वॉज फ्लोइंग आउट ऑफ इंडिया देन कमिंग इन, क्योंकि ट्रेड डेफिसिट होने का मतलब वही है कि हम लोग ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं कंपेयर टू एक्सपोर्ट, और इंपोर्ट अगर हम ज़्यादा कर रहे हैं तो हमारे देश से पैसा बाहर जा रहा है, और वो किस फॉर्म में जा रहा है, डॉलर के फॉर्म में। तो डॉलर हमारे देश से बाहर ज़्यादा जा रहे हैं, अंदर कम आ रहे हैं, तो इस वजह से डॉलर की मार्केट में एक तरीके से आप कह सकते हैं कि सप्लाई कम हो रही है, और जिस भी चीज़ की सप्लाई कम होती है तो उसके प्राइस ऑब्वियसली बढ़ जाते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पर हो रही है, ठीक है। लेकिन इसकी एक और फ्लिप साइड भी है, फ्लिप साइड टू दिस स्टोरी। देखिए, इंडिया की जो ग्रोथ पोटेंशियल है उसको देखते हुए इंडिया में काफ़ी जो है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आया करते थे, ठीक है, या तो एफडीआई के फॉर्म में। एफडीआई का मतलब है कि इंडिया में जो आप कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट्स है, ठीक है, कोई नई बिल्डिंग बन रही है ना, जैसे कि कोई नई फैक्ट्री वगैरह बन रही है, नई बिल्डिंग्स बन रही हैं उसके लिए, या कुछ और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, तो उसके लिए विदेशों से फंड्स आते थे, ठीक है, फंड्स इन द फॉर्म ऑफ, मतलब इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में, तो उसको कहते थे एफडीआई, ठीक है। या फिर जो है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स भी होते थे। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट मतलब इंडिया के जो शेयर मार्केट है वहाँ पर विदेशी लोग पैसा लगाते थे, है ना, फॉरेनर्स स्टॉक्स खरीद लेते थे, शेयर्स खरीद लेते थे, तो ये क्या हो गया, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये चीज़ें होती थी, ठीक है। और हिस्टोरिकली द सरप्लस ऑन दिस अकाउंट कॉल्ड द कैपिटल अकाउंट पेपर्ड ओवर द डेफिसिट ऑन द ट्रेड और करंट अकाउंट, ठीक है। तो बेसिकली हमें ये चीज़ पता है कि करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दो चीज़ें होती है, तो ये वाला जो खर्चा है एफडीआई एफपीआई वाला, जो भी इस तरीके का इन्वेस्टमेंट होता है, ये कहलाता है कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और कैपिटल अकाउंट हमेशा ज़्यादा रहता था, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो एफडीआई के फॉर्म में हो या एफपीआई के फॉर्म में हो, वो ज़्यादा रहता था। और इसकी वजह से जो हमारे ट्रेड या करंट अकाउंट में जो डेफिसिट या गिरावट रहती थी, वो उसको थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं कि कंपनसेट करता था, ठीक है। लेकिन अभी अगर हम बात करें हाल फिलहाल के समय में, तो जो नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया है दैट हैज़ टेकन अ बीटिंग। बीटिंग का मतलब है कि वो कम हो रहा है। नेट का मतलब वही है कि जितना इंडिया में पैसा आ रहा है माइनस जितना इंडिया से पैसा बाहर जा रहा है, मतलब जितना फॉरेनर्स जो है वो इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, है ना, और माइनस जितना इंडियंस जो है वो फॉरेन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो दैट इज नेट। और नेट अगर पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब इंडिया में पैसा आ रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से रुपया जो है वो कमज़ोर हो रहा है, ठीक है। अब देखो, मनी फ्लोइंग इन टू इंडिया वाया दिस रूट ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हैज़ बीन फॉलिंग, यानी कि ये जो एफडीआई और एफपीआई इंडिया में आता था ज़्यादा, वो अब कम हो रहा है, ठीक है। तो वर्ड नेट का मतलब वही है कि मनी कमिंग इनटू एंड लीविंग इंडिया इज अकाउंटेड फॉर, है ना, कि जितना पैसा इंडिया में आ रहा है माइनस जितना पैसा इंडिया से बाहर जा रहा है उसका डिफरेंस, उसको कहेंगे नेट, ठीक है। देखो, अब एफडीआई कमिंग इनटू इंडिया इज एन इलस्ट्रेटिव एग्जांपल। यहाँ पर एक चार्ट दिया गया है, इसमें जो ये ऊपर से आपको ग्रीन लाइन दिख रही है, ठीक है, ये ग्रीन लाइन आपको दिख रही है, इस ये लाइन है बेसिकली जो पैसा इंडिया में आ रहा है, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स टू इंडिया। ये जो नीचे रेड कलर की लाइन है, ये बता रही है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बाय इंडिया, मतलब जितना पैसा बाहर जा रहा है, तो इन दोनों का डिफरेंस आप लेंगे तो दैट विल गिव यू अ नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया, ठीक है। तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि वही लिखा गया है, ग्रीन लाइन जो है वो मनी कमिंग इनटू इंडिया एफडीआई, और रेड लाइन जो है दैट इज मनी गोइंग आउट ऑफ इंडिया, दैट इज द एफडीआई फॉर फॉरेन कंट्रीज। 2021-22 के बाद अगर आप देखें इस चार्ट को, ये 20-21 है, इसके बाद ये वाला 21-22 के बाद से अगर आप देखें तो ये लगातार जो है, यानी कि भारत में जितना पैसा एफडीआई के फॉर्म में आ रहा है वो लगातार गिर रहा है ना, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। और रेड लाइन वाली जो है, यानी कि जितना पैसा इंडिया से बाहर जा रहा है वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ऑब्वियस ही बात है कि ये कम हो रहा है, ये बढ़ रहा है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो कम हो जाएगा, है ना, जो नेट है वो कम हो जाएगा। तो इसके बाद वही लिखा गया है कि वाइल फॉरनर्स आर होल्डिंग बैक फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन इंडिया वाया द एफडीआई रूट, ठीक है, फॉरेनर जो है वो इंडिया में एफडीआई रूट से कम पैसा जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके थ्रू, है ना। दिस इज़ अ क्रिटिकल प्रॉब्लम बिकॉज द एफडीआई रूट इज़ प्रिफर्ड ओवर द एफपीआई रूट, ठीक है, क्योंकि एफडीआई से कम पैसा आ रहा है और एफडीआई को जो है वो एफपीआई से ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। तो इन्वेस्टमेंट थ्रू द एफडीआई रूट शो दैट अ फॉरेन इन्वेस्टर इज रियली कमिटेड टू स्टेइंग इन्वेस्टेड इन इंडिया फॉर अ लॉन्ग टर्म, क्योंकि एफपीआई तो क्या है, देखो स्टॉक्स खरीदना है, शेयर्स खरीदना है, तो उसको तो वो जब चाहें बेच के निकल भी सकते हैं,
है ना। लेकिन अगर एफडीआई की हम बात करें तो एफडीआई का मतलब है कि आप इंडिया के अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो दैट मीन्स कि यू आर इन्वेस्टिंग और यू आर इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म। आप लंबे समय तक इन्वेस्ट करने के लिए जो है वो रेडी है। तो वो चीज़ यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिल रही है कि वो उसमें कमी आ रही है। ठीक है, तो द डेटा शोन हेयर इज ओनली अप टू मार्च 2025, 2025 तक का डेटा यहाँ पर दिखाया गया है इस चार्ट में। लेकिन जो करंट फाइनेंशियल ईयर है यानी कि 25-26 का, वहाँ पर भी जो नेट एफ डी आई इंटू इंडिया है वो भी जीरो के आसपास पहुँच रहा है। नेट नेट मतलब जितना इंडिया में आ रहा है, जितना इंडिया से बाहर जा रहा है, वो लगभग जीरो के आसपास बना हुआ है, यानी कि दोनों वैल्यूज़ लगभग बराबर हो रही हैं। ठीक है, तो इसका मतलब वही है, इट इज़ मोर मनी इज़ गोइंग आउट एज एफ डी आई देन कमिंग इन। ठीक है, कि जितना पैसा इंडिया में आ रहा है उससे ज़्यादा या उसके बराबर ही इंडिया से बाहर भी जा रहा है, तो हमें कोई नेट प्रॉफिट यहाँ पर नहीं हो रहा है। इसके बाद एफ पी आई इन्वेस्टमेंट्स की अगर हम बात करें, ठीक है, तो एफ पी आई इन्वेस्टमेंट जो है वो पिछले कुछ वर्षों में नेगेटिव ही रहे हैं। मतलब जितना विदेशी इंडिया के स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं वो कम ही हो रहा है ना। यानी कि वंस अगेन मोर मनी हैज़ बीन इन्वेस्टेड बाय इंडियंस इन स्टॉक्स एंड शेयर्स अब्रॉड दैन फॉरनर्स इनटू इंडियन स्टॉक मार्केट। ठीक है, कि मतलब जितना पैसा बाहर के लोग इंडिया में लगा रहे हैं उससे ज़्यादा पैसा इंडिया के लोग बाहर लगा रहे हैं, है ना। वही चीज़ यहाँ पर बता रही है नेगेटिव का मतलब। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है कि जितना पैसा इंडिया से बाहर जा रहा है, अगर वो ज़्यादा है जितना पैसा इंडिया में आ रहा है, तो उससे होगा क्या, रुपये का जो एक्सचेंज रेट है वो या तो गिर जाएगा या और वीक हो जाएगा। क्योंकि इसका मतलब ये है कि डॉलर्स की डिमांड ज़्यादा है रिलेटिव टू इंडियन रुपी, यानी कि रुपये के कंपैरिजन में डॉलर्स की डिमांड जो है वो बढ़ रही है। आप उसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर पैसा बाहर जा रहा है तो दैट विल गो इन द फॉर्म ऑफ डॉलर। ठीक है, आएगा तो वो भी डॉलर के फॉर्म में आएगा बाहर से जो आएगा, बट ज़्यादा जा रहा है कम आ रहा है, तो इसका मतलब डॉलर हमारे जेब से जा रहे हैं या हमारे देश से पैसा बाहर जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ डॉलर्स। यानी कि मार्केट में, इंडिया के मार्केट में डॉलर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। डॉलर कम हो रहा है, इसका मतलब जो चीज़ कम होती है उसकी डिमांड बढ़ जाती है, उसकी प्राइस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब डॉलर महंगा हो रहा है, तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। अब लेकिन ये जो ट्रेंड है ये बड़ा ही काउंटर इंट्यूटिव है। काउंटर इंट्यूटिव मतलब कि जैसा आप इंट्यूशंस में सोचते हैं या जैसा आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा हो नहीं रहा। क्यों, देखिए, ये बात मैंने आपको अभी जिस दिन हमने परसों एक दो दिन पहले आर्टिकल डिस्कस किया था वहाँ पर भी ये मैंने आपसे जिक्र किया था। तो वही चीज़ है, देखो, इंडियन इकोनॉमी इज ग्रोइंग मच फास्टर देन ऑल द कंपेरेबल इकोनॉमीज, है ना। ये मैंने आपको बताया था कि जितनी भी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनके तुलना में, उनके कंपैरिजन में इंडिया की इकोनॉमी जो है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है ना। देन प्रिज्यूमेबली द इंडियन कंपनीज वुड ऑल्सो बी डूइंग वेरी वेल। और ऑब्वियस सी बात है कि अगर पूरी देश की जो इकोनॉमी है, जो जीडीपी ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी दिख रही है, 8.2 तो अभी हमने इस क्वार्टर का भी देखा, है ना। तो अगर इतने बढ़िया ग्रोथ हो रही है तो इसका मतलब हम ये मान सकते हैं कि इंडिया में जो कंपनीज हैं वो भी अच्छा ग्रो कर रही होंगी, है ना, तभी तो ओवरऑल ग्रोथ बढ़ रही है ना। और अगर ऐसा है तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं दे शुड बी मेकिंग अ बी लाइन टू इन्वेस्ट इन इंडिया इन एवरी शेप और फॉर्म। और अगर ऑब्वियस ही बात है कि इंडिया में ग्रोथ अगर बहुत अच्छी है, कंपनीज बहुत अच्छा ग्रो कर रही हैं, तो यहाँ पर तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनकी तो लाइन लगनी चाहिए थी पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, है ना। चाहे वो एफपीआई के फॉर्म में हो, चाहे एफडीआई के फॉर्म में हो, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा क्योंकि वो हम डेटा में देख रहे हैं कि ऐसा हो नहीं रहा। तो इसका मतलब ये है कि और इट कुड बी दैट द जीडीपी ग्रोथ रेट डेटा इज ओवर स्टेटिंग इंडियाज इकोनॉमिक मोमेंटम। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि जो हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट का डेटा दिखता है हमें, जो दिखाया जाता है, वो इंडिया की इकोनॉमिक मोमेंटम को ओवर स्टेट कर रहा है, कि इंडिया का इकोनॉमिक मोमेंटम ऐसा है नहीं जैसा हमें जीडीपी ग्रोथ रेट में दिखाया जा रहा है ना। इसी के मैंने आपको जिक्र ये भी किया था कि आईएमएफ ने भी ये कहा है कि भारत को इसीलिए उसने सी ग्रेड में रखा है, भारत की इकोनॉमी को, कि उनका ये कहना है कि भारत में जिस तरीके से जीडीपी ग्रोथ रेट को कैलकुलेट किया जाता है वो मेथड उनके कुछ खास समझ में नहीं आ रहा है ना। तो ये इशू है, तो ये मैंने आपको बात की थी। और ऑब्वियस सी बात है कि इस चीज़ को आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि अगर ग्रोथ इतनी बढ़िया हो रही है, ठीक है, जीडीपी इतनी बढ़िया ग्रो कर रही है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज हम कह रहे हैं खुद को, है ना, कि 8% की ग्रोथ रेट पर, 7-7.5% की ग्रोथ रेट पर कोई देश जो है वो उसकी जीडीपी नहीं बढ़ रही है, हमारी इतनी तेज़ बढ़ रही है, तो फिर हमारे वहाँ पैसा क्यों नहीं आ रहा। कि विदेशी इन्वेस्टर्स को ऐसा क्या पता है जो हमें नहीं पता। ठीक है, क्यों हमारी अर्थव्यवस्था के बारे में हमें ऐसा कुछ नहीं पता है जो उनको पता है, जिस वजह से वो इंडिया में पैसा नहीं लगा रहे हैं, है ना। बात समझे आप। चलिए, तो यही दो आर्टिकल्स थे जो आज के हमें डिस्कस करने थे। तो सेशन को हम लोग इतना ही रखते हैं। और जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप हमारे साथ लाइव कोर्स पढ़ना चाहते हैं सी सेट का,
तो अवेलेबल है ओनली एट 1299 रुपीज़। उसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारे इस कोर्स में एनरोल करना होगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, हमारे ऐप या वेबसाइट के थ्रू भी आप एनरोल कर सकते हैं, और अगर चाहें तो 49 रुपीज़ पे करके आप इसका ट्रायल भी ले सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक QR कोड और UPI ID है, उसके थ्रू 49 रुपीज़ पे करना होगा, और यहाँ से आप एनरोल भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी हमारा आंसर राइटिंग प्रोग्राम है, इसमें अगर आप चाहें तो इसमें भी एनरोल कर सकते हैं। 26-27 दोनों का ही है ये भी। इसके लिए भी कोर्स आपको वेबसाइट में और ऐप में मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, या फिर ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ भी है, चाहे तो इसमें भी एनरोल कर सकते हैं। ओनली एट 5599 51 टेस्ट आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। तो चलिए, अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो क्वेरीज़ हैं, वो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर कर लें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको ऑन टाइम मिल सकें। हाईलाइटेड आर्टिकल्स के लिए आपको करंट अफेयर्स ओकुल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप इसको करंट अफेयर्स ओकुल सर्च करके भी टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।